नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमडी मेडिसिन जबलपुर से इस बार फिर से चर्चा के लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक लकवा। ये भी एक बहुत कॉमन टॉपिक है और अमूमन देखा गया है कि सभी लोग के परिवार में या रिश्तेदार में किसी न किसी को लकवे से जूझना ज़रूर पड़ा है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये लकवे के बारे में डिस्कशन। प्रश्न के फॉर्म में हम इस पर डिस्कस करेंगे। लकवे के अलग अलग नाम हैं। लकवा बोल सकते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, फालिस बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं, हवा लगना बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है इसके, लेकिन डिजीज़ एक ही है, रोग एक ही है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे और सवालों के रूप में इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। सवाल भी रखूँगा मैं और उसका प्रश्न भी दूँगा मैं, और इस तरीके से हम लकवे के बारे में अमूमन जो एक आम तौर पर आप लोग तक जानकारी होनी चाहिए वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या होता है लकवा। लकवा होता क्या है? तो लकवे को अगर मैं आपको समझाऊँ तो मस्तिष्क में खून के संचार के अवरोध के कारण अंगों में कमजोरी आती है, उसी को हम लकवा कहते हैं। तो मस्तिष्क जो ब्रेन हमारा है वो एक बहुत ही जटिल ऑर्गन है जो अलग अलग के कार्य करता है। हमारे ब्रेन से अलग अलग अंगों पर संदेश जाते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। उन संदेशों में ब्रेन में चोट के कारण या ब्रेन में कोई दिक्कत के कारण वो रुकावट होती है, अवरोध होता है उन संदेशों में, तो वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते वो अंग। तो इस कारण से पूर्ण नहीं करने के कारण लकवा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, सीधे हाथ की उंगलियां मूव हो रही है, हाथ मूव हो रहा है, ये ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं। अब इसका कहीं से भी अवरोध हो रहा है अगर सिग्नल ब्रेन में डैमेज के कारण, तो उसको लकवा बोलने लगते हैं। ये सिर्फ एक प्रकार का बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको एक मॉडल के रूप में अगर बताऊँ तो ये हमारा मस्तिष्क होता है, काफ़ी जटिल होता है, अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन मॉडल ऐसे ही होता है हमारा ब्रेन का। अलग अलग अंग अलग अलग जगह अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग कंट्रोल करते हैं बॉडी को। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप ब्रेन में, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आधा ब्रेन है हमारा एक तरफ का। इसमें जैसा आप देख रहे हैं ये काले कलर का एक थक्का बन गया है। तो इस थक्के के कारण क्या हुआ है, ये ब्रेन इतना भाग सड़ गया है, या ये समझ लीजिए अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इस ब्रेन के इस हिस्से ने जो जो कार्य की जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर पाएगा और लकवा बोलने लगे कि हम उसे, मान लीजिए उसने आधे शरीर, सीधे हाथ को और सीधे पैर का कंट्रोल रखा है तो वो चला जाएगा। तो ये खून के अवरोध के कारण या खून के नस के फट जाने के कारण कई कारणों से लकवा होता है। तो मैंने आपको बताया लकवा होता क्या है। अब दूसरे पे आते हैं हम, क्यों होता है। तो देखिए दो कारण होते हैं मुख्य कारण बता रहा हूँ मैं आपकी आम भाषा में। होते बहुत सारे जटिल प्रकार, लेकिन जो मुख्य प्रकार होते हैं आमतौर पर जो आपको जानने लायक है, आपकी जानकारी में पहुंचना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। तो एक तो होता है खून के जम जाने के कारण। खून क्या होता है, जम जाता है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं इन्फार्क्ट, सेरिब्रल इन्फार्क्ट। दूसरा होता है खून के रिस जाने के कारण, नस फट जाएगी तो वहाँ से खून बहने लगेगा, उसको बोलते हैं हेमरेज। तो दो प्रकार होते हैं, ब्रेन इन्फार्क्ट और एक होता है ब्रेन हेमरेज। ये दो प्रकार के होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और भी कई कारण होते हैं ब्रेन लकवा लगने के, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई दिक्कत आ रही है, चोट लग रही है, ट्रॉमा हो रहा है, तो उस कारण से भी हमें लकवा लग सकता है। अब हमारे प्रश्न पर आते हैं, लकवा किन किन प्रकारों के होते हैं। तो देखिए लकवा एक होता है पार्शियल, मतलब आंशिक, पूरी तरीके से नहीं लगा है लेकिन शुरुआती है। और दूसरा होता है पूर्ण, जिसमें पूरी तरीके से अंग का काम करना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से मोनोप्लीजिया होता है, पैराप्लीजिया होता है, हेमीप्लीजिया होता है। मोनोप्लीजिया में ये होता है कि एक हाथ काम नहीं कर रहा, सीधा हाथ नहीं कर रहा या उल्टा नहीं कर रहा पूरे शरीर में। पैराप्लीजिया होता है पैर काम करना बंद कर रहे हैं। हेमीप्लीजिया मतलब एक ही तरफ का शरीर, जैसे सीधे तरफ का हाथ, सीधे तरफ का पैर काम नहीं कर रहा। और इसी तरीके से एक फेशियल पैरालिसिस होती है, फेशियल पाल्सी बोलते हैं जिसको, जिसमें एक तरफ से चेहरा टेढ़ा हो जाता है हमारा, सीधे तरफ भी हो सकता है, उल्टे तरफ भी हो सकता है। और ये काफ़ी कॉमन प्रकार है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। ये चेहरे में लगता है और इसको आम भाषा में कई लोग हवा लगना बोलते हैं कि इनकी हवा के कारण मुंह टेढ़ा हो गया, जो कि एक्चुअली में होता है एक प्रकार का लकवा ही। अब आ जाते हैं हम लकवे के लक्षण क्या होते हैं। तो
लक्षण जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग के आसपास किसी को हो रहा है अगर, तो आप जल्दी पहचान जाएँ इसको और उसको उचित जगह पर पहुंचा पाएँ, ताकि उसका उपचार उतनी ही जल्दी हो सके। तो जो लकवे के मुख्य लक्षण है उसमें ये रहता है कि चेतना में कमी आ जाती है, मरीज को समझने में, सोचने में तकलीफ होती है, कंफ्यूज सा लगता है, उसको भ्रम की स्थिति रहती है, उसके शरीर में सुन्नपन हो सकता है, आधे शरीर में, एक हाथ में, एक उंगली में, चेहरे में, तीव्र सिर दर्द होता है, चक्कर भी आ सकते हैं उसको, उसके मुंह से लार गिरने लगती है एक तरफ से, क्योंकि आधा अंग में अगर लग जाती है चेहरे में तो कंट्रोल भूल जाता है, पानी पीता है तो पानी एक तरफ से रिसने लगता है, उसके बाद लार भी गिर सकती है। उसके बाद बोलने में लड़खड़ाता है, वो बोलने में उसके शब्द पूरे क्लियर नहीं आते, चलने की कोशिश करता है तो एक तरफ गिरता हुआ लगता है उसको कि बैलेंस बिगड़ रहा है उसका। आंखों में भी अगर इफेक्ट आ रहा है तो देखने में कमी हो सकती है, हो सकता है उसको एकदम दृष्टि उसकी दूर की या पास की बाधित हो रही है, पर्टिकुलर एक फील्ड उसको स्पॉट नहीं दिख रहा है, उल्टी का आना। कई बार ये भी देखा गया है कि पेशाब अपने आप छूट जा रही है या मल अपने आप छूट जा रहा है, स्फिंक्टर अगर लॉस होते हैं, तो ये भी लक्षण देखे गए हैं लकवे के मरीजों में। उसके बाद हम आते हैं कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है। हाई रिस्क पॉपुलेशन मतलब जिनमें लकवा लगने के चांसेस बहुत अधिक हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, कुछ मरीज हैं जिनमें लकवे लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। हमने देखा एक ही परिवार में लगता जाता है, उनके पिताजी को भी हुआ था, फिर उनके पुत्र को भी हो गया, तो उनमें कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है, तो उसको अगर जान लेंगे आप तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो देखें, हाई रिस्क में आते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जो स्टेरॉयड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, दौड़ धूप ज़्यादा करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बहुत अधिक रहती है, जो आईवी ड्रग यूज़र्स रहते हैं, जो ड्रग एडिक्ट रहते हैं, कई आईवी इंजेक्टेबल्स लगाते हैं नसों में अपने, जिसके कारण से उनके चांसेस स्ट्रोक होने के, पैरालिसिस होने के बढ़ जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे उम्र के साथ भी लकवा लगने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो उम्र में भी हमें बहुत ध्यान देना होता है। जेंडर में ये देखा गया है कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, तो पुरुष थोड़े हाई रिस्क में आते हैं। उसके बाद जिनको हार्ट डिजीज़ है, वॉल्व ख़राब है, जिनका मिट्रल वॉल्व ख़राब है या आयोटिक वॉल्व ख़राब है, तो उनमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं स्ट्रोक के, तो उनको भी ध्यान देना पड़ता है। जो स्मोकर हैं, उसके बाद जो गोलियां खाती हैं महिलाएं, ओसीपी, गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय, उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा इसको एक डॉक्टरी परामर्श से और उन्हीं के अंतर्गत लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी आपका एक कारण हो सकता है आपके पैरालिसिस का। उसके बाद जिनका हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में रहता है, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं हमारी भाषा में, जिनका 17, 18, 19 से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन रह रहा है, उनको भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्ट्रोक होने के, क्योंकि उनका खून देखा गया है कि गाढ़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद पर्टिकुलर सीज़न वाइज भी देखा गया है कि विंटर सीज़न यानी ठंड के सीज़नों में स्ट्रोक की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का याद रखें, ध्यान रखिए कि हाई रिस्क क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं बचाव पर, प्रिकॉशन क्या है कि हम बच जाएं पहले से। तो बचाव में ये है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करिए, आपकी जो भी बीमारी है उसको संतुलित रखिए। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखिए, अगर बीपी हाई रहता है तो बीपी को कंट्रोल करिए। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है तो कारण ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि कुछ स्ट्रोक के कारण ऐसे हैं जो परिवारों में चलते आते हैं, उनको अगर आप पहचान लेंगे तो दवा हमेशा नियमित लेंगे तो उनसे बच भी सकते हैं। दूसरी बात, पोस्चर को चेंज करते रहें। कई बार देखा गया है एज के साथ पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, बेड में लेटा रहता है, उसके कारण से खून के जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जो अगर बेड रिडन है उनको पोस्चर चेंज करवाते रहें 1-2 घंटे में, तो उससे खून का संचार बना रहेगा और ये एक प्रिकॉशन की तरह काम करेगा अपने स्ट्रोक होने से। मोटिवेटेड आप रहेंगे तो सबसे अच्छा रहता है, ये हर एक बीमारी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पर कि इलाज क्या है इसका, पैरालिसिस का या लकवे का। तो जैसा मैंने बताया, बीपी और शुगर तो कंट्रोल करना ही है। जिस समय अगर आपको हो रहा है तो भी आपका बीपी कंट्रोल रहना चाहिए, शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। अब इसके पैमाने आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि आपको पैरालिसिस हो गया है तो आपका बीपी कितना रहना चाहिए। कई बार हम ये करते हैं कि हड़बड़ाहट में बीपी की एक्स्ट्रा दवाई दे देते हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है। एकदम से लो करना शुगर को या बीपी को, वो भी हानिकारक होता है। तो जब भी लकवा लग रहा है तो घर पर आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ना करें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर जाएं, जहां पर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी डील हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दें। ट्रीटमेंट में हम जांचें जो जो उपयोग करते हैं
लकवे को पकड़ने के लिए, तो सबसे कॉमन जांच जो है वो सीटी स्कैन जांच है। सीटी स्कैन में ये किया जाता है कि ब्रेन को स्कैन कर लिया जाता है। एक्सरे का मल्टीपल मैग्नीफाइड फॉर्म सीटी को माना जाता है, तो उसमें ब्रेन में कहाँ थक्का जम रहा है या खून रिस रहा है वो देख लिया जाता है। सीटी के बाद आता है एमआरआई। एमआरआई में लेकिन लगता है थोड़ा अधिक टाइम, तो आपका कंसल्टेंट टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता है, इसलिए सबसे पहले सीटी स्कैन बताता है। लेकिन ये आपको एक विशेषज्ञ की राय से ही करवाना चाहिए कि सीटी स्कैन ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा या एमआरआई। उसके बाद अलग अलग जांचें होती हैं, ईएमजी होती हैं, कुछ ब्लड जांचें होती हैं जो कि लकवे के मरीज की कराई जाती हैं। तो ये वाला पार्ट आ गया ट्रीटमेंट में। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, आजकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, हम न्यूरो इंटरवेंशन भी करने लगे हैं अगर आप सही समय पे आते हैं तो। अगर मान लीजिए थक्का जमा है तो थक्का घोलने की दवाइयाँ आती हैं आजकल, तो थक्के को घोल देती हैं अगर वो सही समय पे दिए जाएँ। उसके बाद मान लीजिए अगर ब्लीड्स अब कहीं से हो रहा है तो एम्बोलाइजेशन या कॉइलिंग करते हैं, हम लोग कॉइल डाल लेते हैं। लेकिन ये हायर सेंटर में ही होता है जहाँ पर एक न्यूरो इंटरवेंशन मौजूद है, सुविधाएं पूरी। तो अगर आप समय पे जाते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो न्यूरो प्रोटेक्टिव रहती हैं, मस्तिष्क का प्रेशर जो हाई रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, जो कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको बखूबी प्रिस्क्राइब करेगा अगर आप सही समय पे पहुंच जाएंगे। सबसे ज़्यादा कीमती है कि आप उस गोल्डन विंडो पीरियड पे पहुंच जाएं जिसमें आपको इलाज का सबसे अच्छा लाभ मिले। अब लोगों में ये डाउट रहता है क्या एक बार लकवा लगा तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं कि नहीं, कि एक बार लग गया तो आप हमेशा बेड रिडन रहेंगे क्या। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप सही समय पर पहुंच गए तो आप लगभग 100% भी रिकवर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका लकवा कितने पार्ट में लगा है कितने पार्ट में नहीं लगा है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। लेट होते ही कुछ परमानेंट डैमेज हो जाती है जो कि फिर उससे अपन रिकवर नहीं हो सकते, इसलिए लेट नहीं हुई, कोशिश करें नज़दीक के अच्छे सुविधा केंद्र पर चले जाएं, स्वास्थ्य जहाँ पर आपको लाभ मिल सके। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप कि अगर सही समय पर सही जगह पर पहुँच जाएंगे और सही इलाज आपको मिल जाएगा तो आप लगभग रिकवर हो सकते हैं। अब कई लोग रहते हैं जो लेट हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कहीं भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं इलाज में, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है, कई मशीनें आ गई हैं कि लगभग 90% नहीं तो 80% नहीं तो 70% मांसपेशियों का पावर वापस से आ जाता है एक्सरसाइज द्वारा या न्यूरो ट्रेनिंग द्वारा। न्यूरो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस आ गए हैं, मस्कुलर ट्रेनिंग्स आ गई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं इतने एडवांस हमारे और अच्छे भाई लोग कि बराबर उसको एक्सरसाइज करा के लगभग इतना काम ले आते हैं कि आप अपनी दिनचर्या का काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी लकवे के बारे में, पैरालिसिस के बारे में, ताकि आपको इसकी जानकारी रहे। उसके बाद एक मुख्य बिंदु जो मैं आज के सेशन में कवर करना चाहता हूँ कि लकवे से जुड़ी कुरीतियाँ और अंधविश्वास बहुत है हमारे भारत में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। हमारे पास पेशेंट आज की भी डेट में, इतने पढ़े लिखे समय में भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल उनकी लापरवाही के कारण मृत्यु के द्वार तक पहुँच जाते हैं और मृत भी हो जाते हैं। पेशेंट आते हैं, लकवा लगा था साहब इनको, हमने जल्दी से इनको केरोसिन पिला दिया। अब पता नहीं किसने पिला दिया बाजार में कि केरोसिन पिलाने से या मालिश करने से लकवा ठीक हो जाता है। देखिए लकवा तो ठीक नहीं होता, एक बीमारी और मिल जाती है जिससे आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो जाता है जिससे मरीज 100% मर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आप कुरीतियों पे, भ्रांतियों पे, अंधविश्वास पे ना जाइए। अगर लकवा लग रहा है आप एक अच्छे विशेषज्ञ के पास जाइए जो पहचानेगा बीमारी और इलाज करेगा। केरोसिन पिलाना, उसके बाद गोंच चिपका देना कि गंदा खून पी लेगा, ये करना। उसके बाद मन में ये धारणा रखना कि झाड़ फूँक ठीक कर देगा क्योंकि हवा लग गई है, जादू टोना हो गया है, ऊपरी हो गया है, तो इस कारण से हम जड़वाएंगे उससे ठीक होगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए क्योंकि अब सारी चीज़ एडवांस हो चुकी है और हमें मालूम है आज की डेट में कि किस बीमारी क्यों हो रही है। लकवा लग रहा है तो कहाँ थक्का जमा है, कहाँ पर उसके बाद खून रिस रहा है, उसको देख लिया जाता है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें आप लेट नहीं करें। उसके बाद कुछ अंधविश्वास ये है कि नहा लो अगर तो हो जाता है। देखिए एकदम ठंडे पानी से नहा से कुछ केसेस देखे गए हैं कि प्रेसिपिटेट हो गए स्ट्रोक के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नहाने से ही स्ट्रोक हो जाता है। आप बिल्कुल ठंडे पानी से एकदम चिल्ड वाटर से नहीं नहाएं क्योंकि उससे मांसपेशी सिकुड़ती हैं और उससे कुछ चांस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लोग की धारणा ये भी रहती है कि नहीं भाई साहब आपको लकवा लग गया है, हमारे परिवार में किसी को लकवा लग गया है तो डॉक्टर तो हमें लूट लेंगे बुरी तरीके से
तो उससे अच्छा किसी छोटे डॉक्टर के यहाँ जाओ, बोतल लगवाओ, वो तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी आप ही की लापरवाही है और यही आपको पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में भी इसका उपचार बहुत अच्छे से उपलब्ध है। अगर आप उतनी नहीं रखते गुंजाइश कि प्राइवेट में करा पाएँ, तो बिल्कुल आप न्यूरो सेंटर में जाइए, मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सेंटर पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के न्यूरो सेंटर पे जाइए। वहाँ पर आज की डेट में सबको इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी है कि लकवा पहचान लें और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें अतिशीघ्र। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब कुरीतियों से बचना है हमें, क्योंकि भारत इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और हम लोगों को खुद ही आपस में जागरूक होकर इस बीमारी से लड़ना है। लकवा एक मुख्य बीमारी है जिसके कारण मौतें होती हैं, परिवार जूझता है और आर्थिक संकट भी पैदा होता है, क्योंकि लंबी बीमारी चलती है। एक सदस्य उसकी देश निगरानी के लिए देख रख रखाव के लिए लगता ही लगता है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि लकवे को पहचानिए, उसका जल्द उपचार लीजिए और सही तरीके से उपचार लीजिए और इसके बारे में जागरूक रखिए और रहिए। जैसे कि बाकी बीमारियों, कोविड के, डायबिटीज़ के, बीपी के बारे में आप रहें। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको आपकी हिंदी भाषा में मैं समझाता रहूं बीमारी के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी भी आप तक पहुँच पाई होगी अच्छे से। धन्यवाद।